हाय फ्रेंड्स। साल 1945 यूएस नेवी के 5 फ्लाइट्स टेक ऑफ करते हैं फ्लोरिडा से। ये अपने रेगुलर ट्रेनिंग मिशन पे थे। इस फ्लाइट ग्रुप का नाम था फ्लाइट 19। अब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन फ्लाइट टेक ऑफ के ठीक 2 घंटों के बाद स्क्वाड्रन लीडर ये रिपोर्ट करते हैं कि उनके कॉम्पास में कुछ दिक्कत आ रही है। कुछ देर कोशिश करने के बाद वो अपना बैकअप कॉम्पास निकालते हैं, लेकिन उन्हें ये पता चलता है कि वो भी फेल है। इन्हें अपने लोकेशन का पता नहीं चल पा रहा था। इसके बाद स्क्वाड्रन लीडर लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर का ये रेडियो मैसेज आता है। Both my compasses are out and I'm trying to find Fort Lauderdale, Florida. I'm over land but it's broken. I'm sure I'm in the Keys but I don't know how far down and I don't know how to get to. इसके बाद फ्लाइट 19 का अपने बेस स्टेशन से संपर्क टूट जाता है। धीरे धीरे मौसम खराब होने लगता है और सूरज भी ढल जाता है। वो लास्ट टाइम था जब फ्लाइट 19 से कोई मैसेज हमें इस धरती पे मिला था। इसके बाद से ये सारे प्लेन्स गायब हो जाते हैं और हमें आज तक नहीं पता कि ये फ्लाइट 19 के सारे प्लेन, वो 5 प्लेन्स कहाँ गए। इस घटना के बाद एक सर्च एयरक्राफ्ट निकलता है जिसका भी बाद में कुछ पता नहीं चलता और वो भी गायब हो जाता है। इन घटनाओं के बाद उस जमाने का एक बहुत बड़ा सर्च सी एंड एयर ऑपरेशन चलाया जाता है, पर इसका रिजल्ट कुछ भी नहीं निकलता। किसी भी फ्लाइट का कुछ भी पता नहीं चल पाता है। अब एक घटना है, एक जहाज था एलन ऑस्टिन जो लंदन से न्यूयॉर्क के लिए रवाना होता है। करीब 2 दिन के सफ़र के बाद एलन ऑस्टिन को एक अनजान जहाज दिखाई देता है। अब वैसे तो ये अनजान जहाज बिल्कुल भी नॉर्मल था, पर उसमें एक अजीबोगरीब बात थी कि उसमें कोई भी इंसान नज़र नहीं आ रहा। ये जहाज उसी बरमूडा ट्रायंगल वाले एरिया में था। अब एलन ऑस्टिन के कैप्टन ने सोचा देखते हैं इस अनजान जहाज में क्या है। उन्होंने लगभग 2 दिनों तक नज़र रखा उस जहाज में, कोई भी इंसान नहीं दिखाई दिया। इसके बाद कैप्टन ने कुछ अपने क्रू मेंबर्स के साथ उस जहाज पे कदम रखा। उन्हें यह देखकर काफ़ी आश्चर्य हुआ कि इस जहाज पे सारी चीज़ें व्यवस्थित रूप से रखी हुई हैं, पर उसमें किसी भी इंसान का नामो निशान नहीं है। अब कैप्टन ने ये डिसाइड किया कि अपने कुछ क्रू मेंबर्स को इस अनजान जहाज पे भेज देते हैं और इस जहाज को भी साथ में लेकर चलते हैं। अब दोनों जहाज साथ में चलने लगे। लगभग 2 दिनों तक साथ चलने के बाद एक तूफान आता है और दोनों जहाज़ों के रास्ते अलग हो जाते हैं। जब तूफान थमता है तो कैप्टन ये देखते हैं कि वो अनजान जहाज गायब हो गया है। काफ़ी ढूंढने के बाद वो जहाज फिर से नज़र आता है, पर करीब जाने पे ये पता चलता है कि उसमें कैप्टन के कोई भी क्रू मेंबर नहीं है। कैप्टन वापस उस जहाज में जाते हैं और अपने क्रू मेंबर्स को काफ़ी देर तक ढूंढते हैं, पर किसी भी क्रू मेंबर का, किसी भी इंसान का कोई भी पता नहीं चल पाता। कहा जाता है एलन ऑस्टिन के कैप्टन ने दोबारा से वो कोशिश की। उन्होंने फिर से कुछ क्रू मेंबर्स को भेजा और उस जहाज को अपने साथ लेकर जाने की कोशिश की, लेकिन 2-3 दिनों के बाद फिर से वो तूफान आया और फिर से वही कहानी हुई। उनके लोग गायब हो गए और वो जहाज वैसे का वैसा ही रहा। साल 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने भी कहा था कि जब वो इस बरमूडा ट्रायंगल वाले एरिया से गुजर रहे थे तो उनके कॉम्पास ने काम करना बंद कर दिया था और सफ़र के दौरान अजीब सी रोशनी आकाश से समुद्र में गिरते हुए देखा था। बरमूडा ट्रायंगल पहली बार नाम दिया गया था सन 1964 में, जब एक मैगजीन आर्गोसी में मिस्टर वेंकट एच गडिस ने एक आर्टिकल लिखा था इस एरिया में होने वाले इंसिडेंट्स को लेकर। इसके बाद बरमूडा ट्रायंगल उस ज़माने में फेमस हो गया और इस पर कई कहानियाँ, फिल्म और गेम्स भी बने। अब क्या रीज़न है इस एरिया में इतने डिसअपेरेंसेस का? तो इसके कुछ संभावित रीजंस हैं। जैसे पहला, इस एरिया के समुद्री तल में समुद्री वॉल्केनोज काफ़ी ज़्यादा हैं, जिसके कारण मीथेन हाइड्रेट का रिसाव काफ़ी मात्रा में यहाँ पे होता है। ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट में ये पाया गया है कि यहाँ मीथेन हाइड्रेट के बबल्स काफ़ी मात्रा में समुद्र की सतह पर डिस्चार्ज होते हैं। इसके कारण वहाँ के पानी की डेंसिटी कम हो जाती है और जहाज़ की बाउंसी मेंटेन नहीं हो पाती, जिसके कारण वो डूब जाते हैं। दूसरा कारण यह है कि इस एरिया में काफ़ी छोटे बड़े समुद्री पहाड़ हैं। जब हवाएं इन छोटे बड़े पहाड़ों से टकराते हैं तो वहाँ एक बवंडर क्रिएट हो जाता है, जिसे हम हरिकेन भी कहते हैं, और इस हरिकेन के चपेट में आने वाले विमान और जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। तीसरा रीज़न ये है कि यहाँ कुछ ऐसी पहाड़ियाँ हैं जो समुद्र के अंदर हैं, जो बाहर से दिखाई नहीं देती, जिन्हें हम रिजेस कहते हैं। कुछ शिप्स जब सैलो वाटर में इन रिजेस से टकराती हैं तो वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाती हैं। चौथा जो मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है वो है फ्रीक्वेंसी इल्यूजन। ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है जिसमें अगर हम किसी चीज़ को ज़्यादा नोटिस करने लगते हैं
तो वो हमें अपने चारों ओर ज़्यादा दिखाई देने लगती है। यही चीज़ बरमूडा ट्रायंगल के बारे में भी कही जाती है। जब कुछ बड़े बड़े विमान और जहाज इस एरिया से गायब हो गए तो वो एरिया हाईलाइटेड हो गया और इसके साथ लोग अपनी अपनी कहानियाँ भी क्रिएट करते चले गए। यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड का तो ये भी कहना है कि द कोस्ट गार्ड्स डज नॉट रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ द सो कॉल्ड बरमूडा ट्रायंगल एज अ जियोग्राफिक एरिया ऑफ स्पेसिफिक हैजार्ड टू शिप्स और प्लेन्स। इसके अलावा WFF के 2013 के सर्वे के अकॉर्डिंग भी वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस बॉडीज ऑफ वाटर फॉर शिपिंग में बरमूडा ट्रायंगल का एरिया नहीं आता है। अब आपका क्या कहना है इसके बारे में? इसके बारे में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।